बात चिराग पासवान की करेंगे, क्योंकि उनका क्या है बिहार चुनाव पर प्लान, एनडीए में अपनी पार्टी को वो कहां देखते हैं। चिराग, कैसा रहा मोदी 3.0 के पहले 100 दिन? देखिए चिराग पासवान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। चिराग जी, आपका आज तक बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कई सारी चीजें हैं, 100 दिन हो गए, कई उपलब्धियां सरकार की हैं जिनको लेकर लोगों के बीच में जाया जा रहा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपने शपथ ली थी, और आपकी शपथ का जो एक क्लिप है छोटा सा, वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, काफी ट्रेंडिंग हुआ। अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन के बाद आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं सरकार की जो ट्रेंडिंग है? देखिए, उपलब्धियां तो इस सरकार की काफी हैं, बट अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोग की कंटिन्यूटी है। पिछले 10 साल में सरकार ने जिन कार्यों को किया, उन्हीं कार्यों को और मजबूती देते हुए आगे बढ़ाने की सोच के साथ हमारी सरकार ने पिछले 100 दिनों में, जब से तीसरे टेन्योर की सरकार का गठन हुआ, पिछले 100 दिनों में हमारी प्राथमिकता वही थी कि उस कंटिन्यूटी को हम लोग बरकरार रखें। चुनाव के दौरान भी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप छोड़ दें, बट उसके बाद भी, उस दौरान भी हम लोग का प्रयास यही रहा कि नीति जिस तरीके से चल रही है हम लोग की, वही इन कंटिन्यूएशन रहे। आते ही पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में सबसे पहले गरीब परिवारों से जुड़ी हुई योजना 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घरों के निर्माण को हम लोगों ने स्वीकृति हम लोगों ने देने का काम किया। 3 लाख करोड़ की योजना से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की योजनाओं को हम लोगों ने स्वीकृति देकर उसको धरातल पर हम लोगों ने उतारने का काम किया। कंसर्निंग रोड्स हों, कंसर्निंग रेलवेज हों, पोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर ये चीजें हों, महिलाओं को लेकर शुरू से हमारी सरकार हमेशा से सजग रही है। एसएचजीज की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का लाभ मिले। लगभग 10 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। तो इन तरीके की तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको पिछले 100 दिनों के कार्यकाल में हम लोगों की सरकार ने करने का प्रयास किया। इन 100 दिनों में जाहिर है कि आपने देश भर का दौरा भी किया होगा, आप देश के अलग अलग कोनों में गए होंगे अपने मंत्रालय से जुड़े कामों को लेकर भी। व्हाट इज द मूड ऑफ द नेशन? क्या लगता है आपको कि लोगों का मूड क्या है इस वक्त एनडीए की तीसरी सरकार की अगर हम बात करें? भाई, सबसे पहले तो जब सरकारों में स्थिरता रहती है तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ता है, और ये स्थिरता एक लंबे समय के बाद भारत को देखने को मिली। आज़ादी के तुरंत बाद का अगर आप कार्यकाल छोड़ दें, जहाँ पे कि उस वक्त के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार वो चुनकर आए थे, उसके बाद मुझे लगता है कि इस बार ही ऐसा मौका मिला है जहाँ पे एक सरकार और एक प्रधानमंत्री ने तीसरा चुनाव लगातार इन अ रो जीतने का काम किया। एनडीए की सरकार 2014 से देश की सत्ता पर है, और वो कनेक्टिविटी है, वो कंटिन्यूटी है, और इस कंटिन्यूटी ने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े व्यवसायिक हों या देश की आम जनता हो, उनमें विश्वास बढ़ाने का काम किया। मैं अगर अपनी भी इंडस्ट्री का मैं जिक्र करूं, जिसके संदर्भ में आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा, इंडस्ट्री के लोगों में वो विश्वास है कि कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज हैं, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाले, कोई नई सरकार आके रातों रात इस नीति को बंद कर देना या कोई नई नीति चालू कर देना, ये नहीं करने जा रही है। तो उसमें एक ठहराव है, एक स्थिरता है, और स्थिरता के साथ जब आप ग्रोथ करते हैं तो मुझे लगता है आप अपनी धरातल को भी उतना ही मजबूत रखते हैं। इन 100 दिनों में जाहिर है कि आपने देश भर का दौरा भी किया होगा, आप देश के अलग अलग कोनों में गए होंगे अपने मंत्रालय से जुड़े कामों को लेकर भी। व्हाट इज द मूड ऑफ द नेशन? क्या लगता है आपको कि लोगों का मूड क्या है इस वक्त एनडीए की तीसरी सरकार की अगर हम बात करें? भाई, सबसे पहले तो जब सरकारों में स्थिरता रहती है तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ता है, और ये स्थिरता एक लंबे समय के बाद भारत को देखने को मिली। आज़ादी के तुरंत बाद का अगर आप कार्यकाल छोड़ दें, जहाँ पे कि उस वक्त के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार वो चुनकर आए थे, उसके बाद मुझे लगता है कि इस बार ही ऐसा मौका मिला है जहाँ पे एक सरकार और एक प्रधानमंत्री ने तीसरा चुनाव लगातार इन अ रो जीतने का काम किया। एनडीए की सरकार 2014 से देश की सत्ता पर है, और वो कनेक्टिविटी है, वो कंटिन्यूटी है, और इस कंटिन्यूटी ने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े व्यवसायिक हों या देश की आम जनता हो, उनमें विश्वास बढ़ाने का काम किया। मैं अगर अपनी भी इंडस्ट्री का मैं जिक्र करूं, जिसके संदर्भ में आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा, इंडस्ट्री के लोगों में वो विश्वास है कि कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज हैं,
कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाले, कोई नई सरकार आके रातों रात इस नीति को बंद कर देना या कोई नई नीति चालू कर देना, ये नहीं करने जा रही है। तो उसमें एक ठहराव है, एक स्थिरता है, और स्थिरता के साथ जब आप ग्रोथ करते हैं तो मुझे लगता है आप अपनी धरातल को भी उतना ही मजबूत रखते हैं। आप उपलब्धियों की बात करें, विपक्ष आप पर निशाना साधता है, वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ इस सरकार के अंदर। वो विदेश जाकर, राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन, विदेश जाकर वो कहते हैं कि बात इस बात की नहीं है, लड़ाई इस बात की नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लड़ाई हो, लड़ाई तो इस बात की है कि क्या देश में सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति होगी, क्या वो टर्बन पहन पाएंगे। इस तरह की बातें राहुल गांधी करते हैं और सरकार में उनका कोई विश्वास नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? अब ये गलत है ना, आप इस तरीके से लोगों को डरा कर आप उनका मत हासिल नहीं कर सकते। और मैं हमेशा से इस बात के मैं खिलाफ रहा हूं। विपक्ष हम लोग को नीतियों पे घेरे ना, बोले कि भैया आपने क्या किया, हमने इतने एम्स बना के दिया, आपने कितने बना के दिया, हमने इतने IITs बना के दिए, आपने कितने बना के दिए। आप कंपैरेटिव स्टडी कीजिए ना। बट उस वक्त भी जब चुनाव चल भी रहे थे भाई, उस वक्त भी मुझे इस बात की शिकायत थी कि आप रॉन्ग नैरेटिव नहीं सेट कर सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप लोगों को डराने का काम नहीं कर सकते। उस वक्त भी ड्यूरिंग इलेक्शंस ऑल्सो इन लोगों ने रॉन्ग नैरेटिव इन्होंने सेट करने का काम किया। इन्होंने बार बार बोलते रहे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, संविधान को बदल दिया जाएगा। आप मुझे बताइए, आज 100 दिन से ज्यादा होने को आए हैं, कौन सा संविधान बदल दिया गया या कहां पे आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? इसी तरीके से अब ये नया डर बैठाने का काम कर रहे हैं। माइनॉरिटीज के बीच में, पहले ही मुसलमानों के बीच में हम लोगों को लेकर एक गलत नैरेटिव, एक परसेप्शन ये लोग बनाते रहे हैं, हिंदू मुसलमान। अब माइनॉरिटीज से जुड़े हुए अलग अलग रिलीजन के बीच में ये इस तरीके का नैरेटिव सेट करने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब सरदारों को जिस तरीके से, किसने कहा मुझे बताइए ना, किसने कहा? किसी एक व्यक्ति का बयान बता दीजिए जो बोल रहा हो कि सरदारों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी या कड़ा पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कहां पे, कौन से इंस्टीट्यूशन पे, धार्मिक कौन सी ऐसी संस्था है जिसके बारे में इस तरीके का बयान सरकार के द्वारा दिया गया हो या कोई ऐसा कार्य किया गया हो? एक सवाल चिराग पासवान को लेकर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये आपका हमेशा से स्लोगन रहा है और अगले साल बिहार में चुनाव भी होने हैं, तो क्या हम आपको अगले साल केंद्र की राजनीति में देखेंगे, आप राज्य की तरफ अग्रसर होंगे? देखिए, फिलहाल तो मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे केंद्रीय स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और केंद्रीय मंत्री होने के नाते यकीनन मेरी प्राथमिकता है। और ये जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर जताया है, इसको पूरी ईमानदारी से, तत्परता से, मजबूती के साथ इसको पूरा करता रहूं, निभाता रहूं। प्राथमिकता ये जरूर रहेगी। बट हाँ, बिहारी हूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ राजनीति में मैं आया हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही यही था कि इस तरीके से बिहारियों के साथ उनको अपमानित किया जाता है अलग अलग राज्यों में, जिन परिस्थितियों में वो रहने को मजबूर हैं। बिहार अपने में एक विकसित राज्य बने, एक सशक्त राज्य बने, पलायन वहां से रुके, हर सुख सुविधा हमें हमारे राज्य में ही हमें मिले, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था। तो डेफिनेटली मेरी प्राथमिकता में बिहार भी आता है। दोनों जिम्मेदारियों को बैलेंस करने का ये समय है और मुझे लगता है कि मैं इसको बैलेंस आउट कर पाऊंगा। बट आने वाले दिनों में बिहार में भी चुनाव है। अगले साल लगभग इसी समय के आसपास चुनाव हो रहे होंगे बिहार में। मैं मानता हूं एनडीए बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। आपका क्या रोल होगा उसमें? मेरी अपनी पार्टी है और हम लोग मजबूत गठबंधन में हैं एनडीए के साथ। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर एक घटक दल ये घोषणा कर चुका है कि उनके नेतृत्व में हम लोग 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि डबल इंजन की सरकार पे बिहार की जनता का विश्वास है। धीरे धीरे इस बार के बजट में भी बिहार को जिस तरीके से फोकस स्टेट्स में रखा गया और जितनी योजनाओं का लाभ बिहार को मिला है, मैं मानता हूं जनता का विश्वास डबल इंजन की सरकार में है। अगले चुनाव परिणामों के बाद भी डबल इंजन की ही सरकार वहां पे बनेगी। बड़ा भाई कौन, बीजेपी या जेडीयू? भाई ये कोई मतलब नहीं, ये सवाल ही बेईमाने हैं, कोई माने नहीं है सवाल के। ये सवाल घटक दलों के बीच में सिर्फ मतभेद, एंड आई नो कुछ लोगों को बहुत मजा आता है इन सवालों को पोक करके। फिर जैसे ही कोई बोलेगा कि ये बड़ा, तो उसके दूसरे के पास जाएंगे कि आपको तो छोटा बोल दिया, आप बड़े क्यों नहीं। क्या मतलब है? गठबंधन में हर दल की एक अहम भूमिका होती है। भाई मैं फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ हूं, अब मैं खाद्य पदार्थों को कैसे बनाया जाता है मैं ज्यादा बेहतर मैं समझ सकता हूं। दाल में से आप नमक निकाल लीजिए, चुटकी भरी डलता है ना, पर आप नमक निकाल लीजिए, क्या स्वाद आएगा। तो भले चुटकी भरी आपकी भूमिका क्यों नहीं हो, बट आपकी भूमिका के बिना उसकी वो खूबसूरती ही नहीं आएगी, वो परिणाम ही नहीं आ पाएगा। तो इसमें बड़ा भाई क्या और छोटा भाई क्या, छोटे भाई के बिना अगर आप रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे तो फिर मतलब क्या है। तो भले आपकी अहमियत चुटकी भरी क्यों ना हो,
अहमियत है। आखिर दो प्रश्न, प्रशांत किशोर आपको क्या लगता है कितने बड़े फैक्टर होंगे अगर वो डेंट करते हैं, तो किसको डेंट कर सकते हैं, एनडीए को या आरजेडी अलायंस को? भाई मैं सकारात्मक राजनीति का मैं पक्षधर हूं, मैं नकारात्मक सोच में मैं जाऊंगा ही नहीं। कौन किसको ढेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा से ज्यादा मेरा ध्यान केंद्रित है कि एनडीए को हम लोग कैसे मजबूत करें और जनता तक अपनी बातों को लेकर जाएं ताकि जनता का विश्वास हम पे और बढ़े। प्रशांत जी मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं और वो बेहतरीन सोच के साथ वो कार्य कर रहे हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी तक वो आए नहीं है। उनकी भविष्य की क्या योजना है मेरी जानकारी में भी नहीं है कि क्या वो चुनावी राजनीति का वो हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे, गठबंधन के साथ लड़ेंगे या किसी अलायंस में नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, क्या भूमिका होगी नहीं मुझे नहीं पता। बट जैसा मैंने कहा कि मेरा ध्यान अपने आप को मजबूत करने की दिशा में है। अपनी लकीर को बस हमेशा इतना बड़ा रखना है कि बाकी लकीरें अपने आप छोटी होती रहें। साल के अंत में झारखंड में चुनाव है, आपकी पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी वहां पर? चाह जरूर है, मैं चाहता जरूर हूं, ईमानदारी से इस बात को बोलूंगा। मेरी पार्टी एक्सपेंशन मोड में है। हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में पार्टी का विस्तार हो। चिराग पासवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक को समय देने के लिए।